जितनी अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ओके, ये अर्थ है अपनी, उसके अराउंड ये जो है एटमॉस्फेरिक लेयर्स है अपने अलग अलग, जिसे हम वायुमंडल बोलते हैं, वातावरण बोलते हैं, राइट। सो ये है। अब वायुमंडल क्या करता है, वायुमंडल अलग अलग गैसेस से बना है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है ना, मैक्सिमम नाइट्रोजन है। तो वायुमंडल ये जो एनर्जी आ रही है उसको एब्सॉर्ब कर लेता है। सो सन से जितनी एनर्जी आएगी उससे कुछ एनर्जी हम एब्सॉर्ब कर लेते हैं, कुछ बाहर रिफ्लेक्ट कर देते हैं। 100% एनर्जी सन से आने वाली एब्सॉर्ब नहीं होती, ओके। सो 70% एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय आवर वायुमंडल। सन से कई सारी एनर्जी आ रही है, उसमें से 70% जो है वो वायुमंडल एब्सॉर्ब कर रहा है, 30% जो है वो अर्थ रिफ्लेक्ट कर रही है, बाहर की ओर रिफ्लेक्ट कर रही है, ओके। तो 70% वायुमंडल एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है सन की, लेकिन वो भी 100% नहीं है, 70% ही है। 30% एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बैक इन द स्पेस बाय अर्थ, ओके। प्रेशर, वॉल्यूम, nRT, ओके, ये तो कांस्टेंट्स है, ओके, R इज अ कांस्टेंट, ओके। ये गैस इक्वेशन है सिंपल, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर। सो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। सो टेम्परेचर बढ़ता है, वहाँ हाई प्रेशर जोन क्रिएट होते हैं, लो टेम्परेचर जगह पे लो प्रेशर जोन क्रिएट होते हैं, हाई प्रेशर की जगह से लोअर प्रेशर की ओर हमेशा एनर्जी फ्लो होती है। वायु जो है, विंड्स जो है वो फ्लो होती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ओके। सो विंड्स बहती है, विंड्स की वजह से भी एनर्जी ट्रांसफर होती है। फिर ये जो है, ये सब चीजें वायुमंडल में होती है। उसी वक्त ओशन तक जितनी एनर्जी पहुंचती है, जितनी धूप पहुंचती है, समंदर में से पानी वेपराइज होता है उसी एनर्जी की वजह से, और उस वेपराइजेशन की वजह से होते हैं क्लाउड्स तैयार, जो क्लाउड्स की वजह से रेन होता है, बारिश होती है, बारिश की वजह से यहाँ पे फिर वेजिटेशन होता है, वेजिटेशन में क्या होता है, जो ग्रीन वनस्पतियां हैं वो क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण करती है, या फिर फोटोसिंथेसिस, राइट। फोटोसिंथेसिस करती है, वही फोटोसिंथेसाइज सब्जियां हैं, हम लोग खाते हैं, हमें एनर्जी मिलती है और फिर हम काम करते हैं। तो ये सब हो रहा है, उसका मूल क्या है, सन, ओके, सूरज। सो सूरज से जो एनर्जी आ रही है वो कई अलग अलग तरीके से हमें मिल रही है, ओके। तो ये एनर्जी, इतनी एनर्जी हमें मिल रही है सन पे, 1 घंटे में जितनी एनर्जी बनती है वो एनर्जी पूरी अर्थ ग्लोब जो है अपना, पूरा ग्लोबल पावर कंजम्पशन जो है 1 साल में, उससे ज्यादा। इंडिया ने गोल सेट किया था 2022 तक हमें पूरी एनर्जी में से 20 गीगावैट, वैट पता है ना आपको, वैट यूनिट है एनर्जी का, पावर का। और पावर का मतलब क्या है, पावर इज नथिंग बट जूल पर सेकेंड, सो जूल पर सेकेंड है पावर इज, ओके। तो गीगावैट, गीगा मतलब 10 to the power 9, सॉरी, हाँ, 10 to the power 9, तो इतनी वैट एनर्जी हमारा टारगेट था 2022 तक तैयार करना, यूजिंग सोलर एनर्जी, यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, ओके। इंडिया का टारगेट रखा गया था 2022 तक 20 गीगावैट इतनी एनर्जी जनरेट करनी है 1 साल में। लेकिन 2020 जनवरी 2020 तक हमने ऑलरेडी 35 गीगावैट जनरेट कर लिया है, आगे चले गए, ओके। ये 2022 तक हमें 20 गीगावैट करना था यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। हमारे बेसिक सोर्सेस क्या है जिससे हम बनाते हैं एनर्जी,
इलेक्ट्रिसिटी जो हम यूज करते हैं कॉल से करते हैं, राइट। सो हम जो कुछ इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं, जला रहे हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी खर्च मत करो जहाँ पे जरूरत नहीं है। ओके, दिन में लाइट चला के मत रखो, फैंस चालू मत रखो। ओके, वो हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है वो कोल जला के मिल रही है। कोल बनने में करोड़ों साल लग चुके हैं। जो करोड़ों साल पहले वनस्पति जो मर गए, डीके हो गए, उनसे कोल बना है। और वो कोल जब हम जलाते हैं तब उससे बाहर निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल फॉर अस। कार्बन मोनोऑक्साइड से ग्लोबल वार्मिंग होती है, इट्स अ ग्रीन हाउस गैस। ग्लोबल वार्मिंग तो होती ही है, हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। ओके, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट गुड फॉर अस। लेकिन वही कार्बन मोनोऑक्साइड जो रिलीज कर रहा है कोल, वही यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं मैक्सिमम। ओके, सो मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी बनती है कोल जलाने से। ओके, और जो बची खुची हुए थोड़ी बहुत कुछ परसेंट, 1-2% ही इलेक्ट्रिसिटी बनती है सोलर प्लस विंड प्लस हाइड्रो। जियोथर्मल बहुत कम जगह पे बना रहे हैं। ओके, सो ये सारे मिलके बस 2% ही है। ओके, पूरी दुनिया में जब हम देखें तो पूरी दुनिया की अभी 17% तक बन चुके हैं। सो एवरी कंट्री इज वर्किंग ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, क्योंकि हम सब अभी ग्लोबल वार्मिंग फेस कर रहे हैं। जो कुछ क्लाइमेट में बदलाव आ रहे हैं हानिकारक, जो कुछ नए नए रोग आ रहे हैं, वायरसेस आ रहे हैं, राइट, ये सब बायोलॉजिकल साइकिल्स बिगड़ने की वजह से। ये क्यों बिगड़ते हैं? एटमॉस्फेयर बदल रहा है, एटमॉस्फेयर टॉक्सिक हो रहा है, राइट। तो ये ना हो इसलिए हमें यूज करने चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जिन्हें हम क्लीन एनर्जी सोर्सेज भी बोलते हैं। ओके, इनसे जो एनर्जी बनेगी वो रहेगी क्लीन एनर्जी। एटमॉस्फेयर बच जाएगा, एटमॉस्फेयर बच गया तो ऑफ कोर्स हम बच जाएंगे, बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन एटमॉस्फेयर। ओजोन का लेयर कम होता जा रहा है, हम बोलते हैं ओजोन जब कम हो रहा है तो सूरज से जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रहे हैं वो हानिकारक है। वो जब हम तक आएंगे वो कार्सिनोजेनिक है, कैंसर होता है उनसे, कैंसर होता है अल्ट्रावायलेट रेज को अगर हम ज्यादा एक्सपोज करें अपने आप को तो। ओके, तो ये हार्मफुल है। सो ओजोन लेयर अगर कम होता जाएगा तो क्या होगा? सभी को म्यूटेंट हो जाएंगे हम लोग, सबके लाइफ टाइम शॉर्ट हो जाएगा, लाइफ स्पैन, है ना। तो ये नहीं करना। ये ऑफ कोर्स हमने अपनी प्रगति के लिए किया सब चीजें, लेकिन अब यही प्रगति की जो हव्यास थी वो हमें नीचे लेके जा रही है, हमारे नेचर को डिग्रेड करती जा रही है। जी, CFC का क्या क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का काम नहीं है, वो जो है वो एक्चुअली डिग्रेड कर रहा है। CFC टॉक्सिक है, वो ओजोन लेयर को ओजोन के साथ, ओजोन इज O3 को कन्वर्ट कर लेता है, तो ओजोन का रूपांतर ऑक्सीजन में हो जाता है। ओके, तो और कुछ क्लोराइड्स बन जाते हैं वहां पे, तो ओजोन डिप्लीट हो गया। ओजोन डिप्लीट हो गया तो अल्ट्रावायलेट अंदर आएगा, ऑब्जर्व करने वाला कोई नहीं रहेगा। फिर यहाँ पे हमारे लिए वो हार्मफुल है अल्ट्रावायलेट, जीवन के लिए। ओके, तो इसीलिए एसी भी जितना कम यूज करें, ओके, रेफ्रिजरेटर्स, एसी, ये जितना कम यूज करें उतना अच्छा है। हमारे स्टूडेंट्स है, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, उनके लिए तो सही वातावरण रहना चाहिए ना। उनके आगे ठीक है टेक्नोलॉजी शायद एडवांस हो जाए, वो किसी और जगह पे घर बना सके स्पेस, लेकिन हमें तो उनके लिए ठीक रखना पड़ेगा ना। तो इसलिए अब सभी कंट्रीज ट्राई कर रही है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस यूज करें। इसका और एक रीजन है फाइनेंशियल भी, जो ह्यूमंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। अब कोल
जो है वो डिप्लीट होने वाला है। फॉसिल फ्यूल में गिना जाता है ना कोल, पेट्रोलियम है, केरोसिन है, ये सब फॉसिल फ्यूल्स है। सो फॉसिल फ्यूल्स की अमाउंट जो है वो कम होती जा रही है। जिन देशों में फॉसिल फ्यूल्स है, तेल है, अरेबियन कंट्रीज, वो क्या करेंगे अब? वो जमा करके रखेंगे और उसकी कीमत बढ़ा के बेचेंगे। वो सबके लिए अफोर्डेबल नहीं है। फॉसिल फ्यूल्स खत्म होने वाले हैं। ये जब खत्म होंगे, हमारे पास ऑप्शन नहीं रहेगा, तो ये सब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह गई, आदि मानव युग में चले जाएंगे हम, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है। ओके, तो वो बनाने के लिए वी ऑल आर लुकिंग फॉर क्लीन एनर्जी सोर्सेस। ओके, तो एक चीज है फाइनेंशियल और दूसरी चीज है नेचर। तो ये दोनों चीजें हैं, इसलिए हम क्लीन एनर्जी बना रहे हैं। और अभी इंडिया ने अपना जो टारगेट था वो पहले ही अचीव कर लिया, तो इस साल उन्होंने नया टारगेट रखा है 2022 तक हमें 100 गीगावाट तक जाना है। ये हमारा नया टारगेट है जो हमें पार करना है 2022, क्योंकि ये हमने पहले ही क्रॉस कर लिया। ओके, ये 5 साल पहले ही क्रॉस कर लिया 2015 में। सो इंडिया इज एक्चुअली trying to take an initiative internationally. Okay, इंडिया में आपने सुना होगा कि कई सारे इंडियन लोग हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल कंपनीज भी चला है ना। तो टैलेंट बहुत है हमारे पास दृष्टिकोण भी है, विजन भी है। तो हमें इस विजन का सही तरीके से इस्तेमाल करना है। नाउ वी आर लुकिंग फॉर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन फॉर प्रोड्यूसिंग क्लीन एनर्जी।